नमस्कार दर्शकों, को टॉक में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से लगातार कॉल्स आ रही हैं और कोशिश यही रहती है ज्यादा से ज्यादा जितने भी कॉलर्स कॉल कर रहे हैं उनका जवाब दे सके, तो वही डॉक्टर संदीप डोगरा हमारे साथ एक और बार मौजूद है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो बिल्कुल सर, शुरुआत इस तरीके से करते हैं। मेरा सवाल ये रहेगा कि जहाँ पे वैक्सीनेशन की बात करते हैं, इस समय वैक्सीनेशन को लेकर जहाँ लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये आ रही है कि आफ्टर वैक्सीनेशन चाहे 3-4 दिन हो, बुखार तो रहता है, उसके बाद सिम्टम्स भी देखे जा रहे हैं। उस समय पेशेंट को क्या करना चाहिए? क्या दोबारा से रैट या आरटीपीसीआर के लिए जाना चाहिए? देखिए, हमारा जो अभी तक एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैं बात करूंगा मेडिकल कॉलेज की या गांधीनगर हॉस्पिटल की, यहाँ पे वैक्सीन सेंटर्स हैं और लाखों लोगों ने हमारे पास आके वहाँ पे वैक्सीन लिया है। मैं अभी भी कहूँगा कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो हैं उनमें कोई भी ऐसा पोस्ट वैक्सीनेशन साइड इफेक्ट हमने देखा नहीं जी। जिसमें डरने की कोई बात है या घबराने की कोई बात है। कुछ लोगों में हो सकता है कि 1 या 2 दिन के लिए माइल्ड सिम्टम्स आ सकते हैं जी। जैसे कि जिस जगह पे टीका लगता है वहाँ पे दर्द रह सकती है जी। हल्का सा बुखार भी आ सकता है, सर दर्द रह सकती है, या ऐसे माइल्ड सिम्टम्स जो हैं कि वो आ सकते हैं। और इनमें भी हम लोग यही कहते हैं कि इनमें डरने की बात नहीं है जी। ये इनडायरेक्टली एक अच्छा रिस्पांस हमें एक बताते हैं कि वैक्सीन जो है वो अपना जो एक्शन है वो कर रही है। हम इसको पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। जी सर, ऐसा हो सकता है कि आप वैक्सीनेशन करवाई है, 3 दिन आपको बुखार रहता है या 1-2 दिन बुखार रहता है, उसके आफ्टर कुछ 2-3 दिन के बाद दोबारा से फीवर या कुछ दिखता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है? देखिए, फीवर के तो और कॉजेज भी हो सकते हैं, पर जो वैक्सीन के लिंक जो फीवर रहते हैं या जो आपके साइड इफेक्ट रहते हैं, ये मेजॉरिटी जो है ये 48 आवर्स से लेके 72 आवर्स तक में मोस्ट केसेस में खत्म हो जाते हैं। और वैसे भी हमारी जो कोशिश ये रहती है कि जब हम किसी को वैक्सीन देते हैं उसके बाद हम आधे घंटे के लिए उस पेशेंट को वहीं बिठाते हैं, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ जो सीरियस इफेक्ट्स होते हैं वो आधे घंटे में, 15 मिनट से लेके आधे घंटे में आ जाते हैं जी। अगर वो आने होते हैं तो इसलिए बेहतर है कि अगर हम उनको वहां पे ऑब्जर्व करें तो ऐसे कुछ केसेस में वहां पे उनको जो भी केयर चाहिए वो मिल सकती है। जी सर, वही कॉल्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहला सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, अपना सवाल बोलिए मैम। हाँ जी, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। हाँ बोलिए, आपका सवाल क्या है? जी डॉक्टर साहब, कुछ दिनों पहले मेरे घर का ये टेस्ट करवाया था जी। तो आज हमने टेस्ट करवाया, मेरे बच्चे को सबका नेगेटिव, मेरा भी नेगेटिव आया से डाला, तो उन्होंने कहा वो दूसरा टेस्ट। आपने कितने दिन आप कितने दिनों के बाद नेगेटिव आए हैं? मैंने आज उसने किया था थर्सडे के दिन। अच्छा, तो आज आप नेगेटिव आए हैं? हाँ, हमने 3-4 बार उन्होंने किया टेस्ट, मैं नेगेटिव आई, मगर उन्होंने बोला आरटीपी टेस्ट करा, वो तो आरटीपीसीआर। देखिए, ऐसा है कि क्या आपको अभी कोई लक्षण है, कोई बुखार खांसी? नहीं, ना। हाँ, बहुत बढ़िया। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप कोविड में आप पॉजिटिव आए थे और अगर आपको अभी तक कोई लक्षण नहीं है तो आपको सिर्फ 10 दिन तक जो है अपने घर पे आइसोलेशन में रहना है। और आज की डेट में हम लोग दोबारा आरटीपीसीआर या रैट टेस्ट नहीं करवाते और उसको करवाने की जरूरत भी नहीं है। आपको कोई जरूरत नहीं टेस्ट करवाने की। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, बुखार नहीं है, टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल ठीक है। आप सिर्फ हमने उसको अलग रखा है, जिसको हमें खाना देते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप उसको 14 दिन तक ऐसे ही आइसोलेशन में रखिए और 14 दिन के बाद में टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उनको कोई भी बुखार खांसी वगैरह नहीं है, उसके बाद में वो अपनी जो जैसे जिंदगी है वैसे वो शुरू कर सकते हैं। जी। तो मुझे आप ये टेस्ट नहीं करना है? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, दोबारा करवाने की जरूरत नहीं होती है। आज मैंने किया था तो दोपहर का 3-4 बार उन्होंने कहा नहीं। अभी आप अगर ठीक हैं, अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो दोबारा टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 14 दिन के लिए जो आप आइसोलेशन रहिए, उसके बाद में आप अपने घर से बाहर निकल के काम कर सकते हैं अपना। जी, मैं घर में काम करती हूँ, ठीक है। अच्छी बात है। ठीक है। तो बिल्कुल वही मेरा अगला सवाल जो है वो इस तरीके से है कि बहुत सारी लेडीज जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, अर्ली स्टेज की बात करते हैं, आफ्टर कुछ मंथ बात करते हैं, अगर उन्हें कोरोना पॉजिटिव हो जाता है
क्या उन्हें टेस्ट जल्द से जल्द करवाने चाहिए या उनकी डाइट को लेकर कहें हम कितनी जल्दी उस पे रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी हो या नॉवल केसेस हो, किसी को भी सिम्टम्स अगर आते हैं और खास तौर से अगर प्रेगनेंसी में आते हैं, प्रेगनेंसी में अगर किसी को वही कोविड के सिम्टम्स, अगर बुखार खांसी वगैरह अगर होता है, बॉडी एक्स होती हैं, तो टेस्ट तो बनता ही है, टेस्ट जरूर करवाना है, जल्दी से जल्दी करवाना है। और अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसमें आइसोलेशन की जो हमारा जो प्रक्रिया है उसको वैसे ही फॉलो करना है। और मोस्टली हमने देखा है कि आजकल ये प्रेग्नेंट केसेस में थोड़ी पॉजिटिविटी ज़्यादा आ रही है। बात वही है कि लेडीज़ तो घर पे रहती हैं, लेकिन जो घर से बाहर जाते हैं या उनके बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वो पूरा ख्याल नहीं रखेंगे तो वो शायद घर में आके वायरस को फैला सकते हैं। और इस केस में अगर लेडीज़ को अगर पॉजिटिव आते हैं तो इनको एडवाइस है कि अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से राब्ता रखें फ़ोन के ऊपर, और आइसोलेशन में उनके साथ में उनको अपने सिम्टम वगैरह बताएं और उनकी देखरेख में अपना होम आइसोलेशन का पीरियड जो है उसको पूरा करें। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। हमारा सवाल है कि हम कोविड पॉजिटिव थे, तकरीबन आफ्टर 20 डेज नेगेटिव हो गए, मैं और मेरी मिसेज। आप हम ये वैक्सीन कब लगा सकते हैं? देखिए, अगर आपको 10 दिन हो गए हैं आइसोलेशन से बाहर आके, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप अभी जो नया जो आपको पहले तो कभी लगा नहीं वैक्सीन? अच्छा, आपको पहले नहीं लगाई है, लगानी थी ना, अब मतलब अब हम नेगेटिव आ गए हैं दोनों। आप कम से कम एक महीने का जो है वेट कीजिए, उसके बाद आप वैक्सीन लगा सकते हैं, पहला शॉट जो है लगा सकते हैं। 1 महीने के बाद? जी, 1 महीने के बाद। ओके, थैंक यू डॉक्टर। ओके। वही दूसरा सवाल भी मेरा प्रेगनेंसी के लेकर है कि जहाँ पे ये प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर कोरोना पॉजिटिव होती है, क्या अबॉर्शन के चांसेस होते हैं उसके? देखिए, कोविड का अभी तक जो भी स्टडीज हुई हैं, इतनी तो नहीं हुई हैं, अभी चल रही हैं स्टडीज में, लेकिन ऐसा कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिला है कि कोविड-19 का अबॉर्शन से या और जो भी जो इसके जो एडवर्स आउटकम्स होती हैं उनके साथ कोई लिंक पाया गया हो। अभी तक हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी जितनी भी वैक्सीन बनी हैं उनके ट्रायल्स में प्रेग्नेंट वुमन या लैक्टेटिंग मदर्स उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो हमारे पास इसका अभी ज़्यादा डाटा नहीं है, इसीलिए यही बेसिस है कि हम अभी इन ग्रुप्स में वैक्सीनेशन की एडवाइस नहीं दे रहे हैं। हम थोड़ा सा इस पे और जो ट्रायल चल रहे हैं, जो रिसर्च चल रही है, उनका वेट कर रहे हैं कि उनके रिजल्ट आ जाएं और इनकी जो सेफ्टी है, जो इनकी जो एफिकेसी है वो एस्टेब्लिश हो जाए, उसके बाद हम बेहतर कह पाएंगे इसके ऊपर कुछ। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। जी, मुझे डॉक्टर से बात करनी थी। आप बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। क्या सवाल है आपका? सर, मैंने ये कोविड का ये वैक्सीन कराया था जी। ये मैंने कराया था 6 अप्रैल को सर। ठीक है। तो फिर 17/4 को मैंने टेस्ट किया, वो पॉजिटिव आ गया सर। ठीक। फिर 28/4 को मैंने फिर टेस्ट कराया, वो भी पॉजिटिव आ गया। ठीक। फिर मैंने 6/5 को वैक्सीन फिर कराया। 6/5 को मैंने फिर 9/5 को फिर टेस्ट किया, वो फिर पॉजिटिव आ गया। तीसरी बार वो पॉजिटिव आ गया सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने यानी कि अभी तक 2 टीके लगा लिए हैं? जी सर, मैंने 2 डोज कराए। देखिए, ऐसा है कि अगर आप एक बार कोविड पॉजिटिव आते हैं और उसके बाद में अगर आपको 10 दिन तक कोई उसके लक्षण नहीं रहते, जैसे कि बुखार, 1 महीना हो गया, कोई लक्षण नहीं है। हाँ ठीक है, तो देखिए यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोविड पॉजिटिव आने के बाद में कोई भी लक्षण नहीं रहते हैं 14 दिन तक, तो हमको दोबारा से टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये टेस्ट रिकमेंडेड नहीं है दोबारा वाला, क्योंकि कई लोगों में वायरस जो है वो काफी देर लगाता है नेगेटिव आने के लिए। तो ये जो आपकी जो रिपोर्ट है, आप इसको नेगेटिव लेके चलिए। अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो आप कोविड से बाहर आ चुके हैं, ये बार बार टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई मतलब सिम्टम नहीं था, पहले से ही नहीं था पहले। तो आपको वही है ना बात, मैं वही आपको समझा रहा हूं कि अगर आप 10 दिन तक बिल्कुल ठीक रहते हैं, कोई सिम्टम नहीं आता है, तो दोबारा RT-PCR या रैपिड टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज जी समझिए जी। ओके, तो मतलब कि मैं ये मान के चलूं कि मैं नेगेटिव हूं। यस, हम जो है कोविड का जो डायग्नोसिस जो है उसका जो डिस्चार्ज है वो हम आजकल क्लिनिकल बेसिस पे करते हैं। तो अगर आपको क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं है तो लैब की पॉजिटिविटी को हम कंसिडर नहीं करते।
आप हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक हैं और आप अपना जो रूटीन है उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू। बिल्कुल वही मेरा ये भी सवाल है सर, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके दिल में छेद होता है, होल होता है, अगर वो इस कोरोना पॉजिटिव के कांटेक्ट में आ जाते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखो, आपका जो सवाल है वो है कि अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो या किसी को कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो जो उसको अपना प्रीडिस्पोज करती है ऐसे इन्फेक्शन के लिए, तो ऐसे लोगों को एहतियात ज़्यादा रखनी चाहिए। इनके जो अगर कोई बच्चा है तो पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए कि ये जो ऐसे लोग हैं इनको जो प्रिकॉशंस जो हम बोलते हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जब बोलते हैं, इनको ज़्यादा ज़रूरत है। तो इनको आप घर के अंदर रखिए, बाहर के लोगों से ना मिलाइए, और अगर कोई आता भी है तो जो हम लोग जितने भी हम लोग एडवाइस करते हैं कोविड से बचने के लिए, चाहे मास्किंग हो गई या डिस्टेंस का हो गया, इन लोगों में उसकी ज्यादा जरूरत है। इसमें को ज्यादा बरतने की जरूरत है। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। जी मैं डॉक्टर साहब। हाँ, हम सुन रहे हैं आपको, आप अपना सवाल बोलिए। सर मैंने टेस्ट करवाया था 3 तारीख को। 3 तारीख को, ठीक है। अब 14 डेज हो गए हुए हैं जी। तो मैं अभी छाती मेरी थोड़ी वो अभी भी ये खराब रह रही है। देखिए, ऐसा है कि 14 दिन तक में अगर आपको कोई बुखार, क्या आपको पिछले 3-4 दिन में कोई बुखार आया क्या? नहीं सर, तो पहले दिन आया था, 2 दिन आया था, फिर उसके बाद नहीं आया सर। ठीक है, तो देखिए, आप फिलहाल कोविड से बाहर हैं, कोविड का आपको खतरा नहीं है। कई लोगों में जो सिम्टम्स होते हैं, वैक्सीन कब करवा सकता हूँ? और ये आप कम से कम आप 1 महीने का वेट कीजिए, 4 हफ्ते का वेट कीजिए। उसके बाद में अगर आपके कोई सिम्टम नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं, तो आप वैक्सीन लगा सकते हैं। खांसी रहती है, वो थोड़ा सा देखिए, ड्राई जैसी लगती है मेरे को, ड्राई। देखिए, कोविड के सिम्टम्स को जाते हुए वक्त लगता है, आप घबराइए नहीं। आपके जो आपका जो सिम्टम्स हैं धीरे धीरे वक्त के साथ में आपके ठीक हो जाएंगे। आप स्टीम वगैरह ले सकते हैं, आप कफ सिरप से आप ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको कोई मेजर इसका जो कोविड का जो टाइम होता है वो निकल चुका है आपका। आपको दोबारा टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली करवाया था मैंने, सिर्फ दर्द रहता है बॉडी में थोड़ा सा, और खांसी मेरे को आती है। देखिए, पोस्ट कोविड कई लोगों को लक्षण रहते हैं जिसमें थकावट, बदन में दर्द कुछ देर तक रहती है, कईयों में हफ्ता लग सकता है, कईयों में महीना लग सकता है। आप अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए, अपनी जो आपकी दिनचर्या है उसको धीरे धीरे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसकी, कोई ना तो उसकी रिकमेंडेशन है और ना ही उसकी जरूरत है। आपको टेस्ट की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे अपनी जो जिंदगी है उसमें आराम से वापस आइए, खाने का ख्याल कीजिए, अपनी जो इम्यूनिटी बढ़ाइए। ये जो आपके जो लक्षण है ये भी वक्त के साथ में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और 1 महीने के बाद में आप अपनी वैक्सीन लगवाइए। जी सर, वही बहुत सारे लोग जो है कामकाज के लिए जाते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, उनका सवाल ये है मोस्टली कि जब हम घर से, बाजार से घर की ओर आ रहे हैं, मोस्टली जो कपड़े हमने पहने हैं या जूते हमने लगाए हैं वो घरों के बाहर रखने चाहिए। क्या ये ज़रूरी है कि जो कपड़े हमने पहने हैं उन्हें धोना ही है, या सिर्फ सैनिटाइज करके अगर हम उन्हें कुछ समय तक वॉशरूम में ही रख दें? किस तरीके से ज़्यादा बेस्ट जो है? ये इसका जवाब कोई स्टैंडर्ड नहीं मैं दे पाऊंगा। ये केस टू केस डिपेंड करता है। हमें ये समझना है कि क्या हमारी जिंदगी में जो हमारे जो दिनचर्या है, क्या उसमें हम किस तरह के रिस्क में काम करते हैं। जी। अगर मैं हॉस्पिटल में काम करता हूं, अगर मैं ऐसी जगह पे काम करता हूं, यहाँ मैं रोज 50-60 पेशेंट से मिलता हूं, तो मेरा जो रिस्क है इस वायरस को अपने कपड़ों पे लेने का या अपने ये सामान पे लेने का, या ये काफी ज्यादा है लोगों में। अब उसी तरह से अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री में काम करता है, किसी काउंटर में बैठा है, बैंक के काउंटर में बैठा है, किसी ऐसी जगह बैठा है यहाँ पे रोज के 200 लोग आते हैं उससे मिलने के लिए, तो उसका रिस्क जो है वो एक ऐसे आदमी से ज्यादा होगा जो एक बंद कमरे में काम करता है। तो ये अलग अलग केस सिनेरियोज हैं, जैसा हमारा रिस्क फैक्टर है उसके हिसाब से हमें जो है हमको प्रिकॉशन लेने हैं। तो यूजुअली हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि जो भी रिस्क है, जब हम घर से बाहर जाते हैं और बाहर के माहौल से वापस आते हैं, तो जो भी हमारा सामान है, कपड़े हैं, घड़ी है, वैलेट है, पेन है, चश्मा है, जो इस तरह की चीजें हैं, अगर हम इनको अपनी गाड़ी में छोड़ दें या कहीं बाहर रखें और यहाँ लाना भी है तो इनको पूरा सैनिटाइज करके लाएं, तो जो भी जरा सा भी अगर रिस्क अगर कहीं है तो वो इससे न्यूट्रलाइज हो जाता है। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं सर। हेलो
हेलो हेलो हेलो। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ये हमारे आसपास के वातावरण पे भी डिपेंड करता है किस तरीके से हम डील कर रहे हैं। तो वहीं से नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी, कहिए कहिए। हम हाँ बोलिए, आपका सवाल क्या है, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी। मेरा नाम एडवोकेट शेख मुनीर है जी। तो मेरा सवाल है कि जो वैक्सीन आजकल होता है जी। ये तो जाहिर सी बात है, वैक्सीन हर किसी के लिए बहुत अच्छी चीज है जो बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन लोग अभी भी मिथ में हैं कि मर्दों को ये प्रॉब्लम हो सकती है और औरतों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। इस पे थोड़ी सी रोशनी डालने की जरूरत है। मैं डॉक्टर से गुजारिश करूंगा ताकि लोग अवेयर हो जाए और जब वैक्सीन आए पूरी तरह से लोग वैक्सीन करें। और इसमें ये भी वाजिया कर दें कि जो शादी जितना भी जिस औरत ने लड़की ने भी शादी नहीं की है या जिस लड़के ने शादी नहीं की है, क्या उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है वैक्सीन? जी जी, एडवोकेट साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं इसको विस्तार से बताना चाहूंगा। देखिए, आवाम से हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि ये जो साइंस होती है ये बहुत ही पेशेंस से चलती है, जल्दी में नहीं चलती। आप अगर वैक्सीन की बात करें तो 250 एक साल से पहले 250-300 के करीब वैक्सीनों पे काम शुरू हुआ पूरी दुनिया में, और धीरे धीरे हम देखते गए बार बार खबरें आती थी कि इतनी वैक्सीन जो है इन पे काम चल रहा है। आज की डेट में हमारे पास उन सब वैक्सीनों में से सिर्फ 7 या 8 वैक्सीन हैं जो फाइनली एक बड़े ही सख्त माहौल से पास होकर बाहर निकली हैं। उनके ऊपर लगातार हजारों लोगों पे वो टेस्ट किए गए, उनके जो परिणाम आए उनको भी दोबारा चेक किया गया। ये सब जो एक क्वालिटी कंट्रोल जो मैकेनिज्म था, उसके बाद में अलग बार बार जो भी संस्थान है दुनिया के बड़े बड़े, उन्होंने उसको चेक किया, टेस्ट किया। उसके बाद जाकर हमको ये 1 साल के अंदर ये वैक्सीनें मिली हैं। ये एक राइगोरियस प्रोसेस है जिसमें हजारों लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और एक पहली बार मिसाल काम हुई है कि यहाँ पे अक्सर एक वैक्सीन को बनने के लिए 10 साल लगते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर इस खास माहौल जो कि पेंडेमिक का हमारा जो माहौल था, इसके अंदर हमने इतनी जल्दी 7-8 वैक्सीनों को लाया। और आज की डेट में अगर आप ये बात समझें, मैं आपके थ्रू ये आवाम को बताना चाहूंगा, हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है हॉस्पिटलों के अंदर, हमने देखा कि ये वैक्सीनें कैसे लोगों को मौत से बचा रही हैं, ये वैक्सीनें कैसे लोगों को आईसीयू में जाने से बचा रही हैं। आज इस वक्त पे जब ये वैक्सीनें हैं, मुझे लगता है अब एक भी शंका करने की या इस पे सवाल करने की जो है वो वक्त निकल चुका है। हम इस सेकेंड वेव से तभी निकल पाएंगे जब हम इन वैक्सीन को एक हर्ड इम्यूनिटी के टारगेट की ओर लेके जाएं, और नई जो वेव आने की जो बात होती है उनको भी रोकने का हमारे पास एक ही तरीका है। जितनी जल्दी से हम ये कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि ये जो वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन जो बनी है वो अनमैरिड लड़की या लड़के के लिए बिल्कुल फायदेमंद है। उनको कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हो सकता जो कि इस सोसाइटी में फैलाई हुई है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप मेरा यकीन मानिए, जितने भी जो हमारे पास जो रिसर्च स्टडीज हैं ये सब मिथ्स हैं, लोगों का वहम है, इस पे मत जाइए। इस समय जो प्रायोरिटी है वो है हमें कि हम वैक्सीन से अपने आप को बचाएं, और जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी कि अगर कोई पॉजिटिव होता है उससे जो दूसरे को इसका जो खतरा है उसको खत्म करें। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने माध्यम से अपने जो भी आपका जो चैनल है, जो आपके घर वाले हैं, जो आपके दोस्त हैं, उन सब में ये जो चीज है इसको एडवोकेट कीजिए कि अभी भी वक्त है कि हम अपने 2 वैक्सीन लगा के अपना जो सेफ्टी का जो लेवल है वो बढ़ा लें, और इस सेकेंड वेव से भी बाहर निकलें और थर्ड वेव से पहले ही रुक जाएं। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, और एक बात मैं इस पे क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या इसमें सिर्फ हमें 2 शॉट लेने हैं या तीसरा शॉट भी इसके लिए हमको लेना पड़ेगा? देखिए, फिलहाल आज की डेट में जो है हमारे पास जो भी 3 वैक्सीन जो हैं देश में, उन सब के लिए 2 शॉट रिकमेंडेड हैं। उनके बीच में जो अंतराल है उसमें फर्क हो सकता है, लेकिन जो पूरी जो हमारी प्रोटेक्शन जिसकी हम बात करते हैं, जो वैक्सीन की जो एफिकेसी है, वो तभी मिल पाएगी जब हम दोनों को दोनों शॉट लेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। वेलकम वेलकम, धन्यवाद। तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन सवाल था इनका, क्योंकि अक्सर ये सर देखा गया है कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो रूमर्स है या इस प्रकार के मिथ्स जो होते हैं, ये सोसाइटी में बहुत जल्दी फैल जाते हैं।
उसकी वजह से खासकर वो लोग जो चाहते भी है ऐसा करना, कहीं ना कहीं अपना कदम पीछे उठा लेते हैं। तो सर वही मेरा नेक्स्ट सवाल ये रहेगा कि अगर कोई पेशेंट जो होम आइसोलेशन में है 7-8 दिन के बाद रिकवर करता है, रिकवर करने के बाद अगर 2-3 दिन के बाद दोबारा से उसे लक्षण दिख जाते हैं, क्या उसे टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए या दोबारा से अपने आप को होम आइसोलेट कर लेना चाहिए? देखिए मोस्टली हमने देखा है कि अगर कोई कोविड के इनिशियल डेज में सिम्टम रहते हैं उसको, तो वो तो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जी, उसकी दवा वो ले सकते हैं। 5 दिन में अगर वो सिम्टम ठीक नहीं हो तो हम खुद बोलते हैं कि उसमें उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, टेस्ट करवाने हैं, वो उसकी जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है हमें हॉस्पिटल भी लाने की जरूरत पड़े जी। लेकिन एक बार जब 8वें दिन से लेके 10वें दिन का पड़ाव है, 10वें दिन से 14वें दिन का पड़ाव है, जब वो 14 दिन तक अपना बिना किसी सिम्टम के निकल जाता है, तो बड़ा कम है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसको दोबारा से ये चीजें दोबारा हों, क्योंकि तब तक जो है बॉडी की इम्यूनिटी बन गई होती है। हाँ, फिटीग या थकान, बदन में दर्द या कुछ ऐसे सिम्टम हो सकते हैं। कई लोगों में एक पोस्ट कोविड सिंड्रोम हम कहते हैं, जिसमें कि कोविड के बाद भी कुछ लक्षण कभी आते हैं कभी जाते हैं, मामूली बुखार आ सकता है, जा सकता है, लेकिन वो एक फेस होता है जो अपने आप वक्त के साथ में ठीक हो जाता है। इसीलिए हम लोग यही एडवाइस करते हैं कि कोविड से डिस्चार्ज होने के बाद भी लाइटली मत लें, अपने प्रिकॉशंस को फॉलो करें, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखें, और पोस्ट कोविड से निकलने के लिए जितना आप अपना डाइट का और अपना हाइड्रेशन का ख्याल रखेंगे, जितना अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखेंगे, उतनी ही जल्दी आप इससे बाहर निकल सकते हैं। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो। तो बिल्कुल बहुत जरूरी है इस तरीके के, हम कह सकते हैं, एहतियातों को भी बरतना। वही बात करते हैं, अगर किसी घर पे न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, 2-3 महीने का बेबी है, जिससे उसकी मदर ही फीड कराती है, इनकेस बच्चा भी पॉजिटिव आ जाता है, मदर भी पॉजिटिव आ जाती है, क्या उन्हें अलग करना चाहिए? क्योंकि क्या ये चांस हो सकते हैं कि मदर में ज्यादा उसके लक्षण हो, बच्चे में उतने ना हो, और फीड करा रही है मदर, क्या उन्हें अलग कर देना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि उसमें कोई दिक्कत नहीं? देखिए 2 सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो वो है जैसे आपने कहा कि दोनों पॉजिटिव आ गए, एक ये भी हो सकता है कि दोनों में से एक पॉजिटिव हो, बच्चा पॉजिटिव हो सकता है, माँ पॉजिटिव हो सकती है। पहले वाले सिनेरियो में तो बात बड़ी सिंपल है, दोनों को एक साथ रखिए आइसोलेशन में, माँ और बच्चे को, और जो भी प्रिकॉशन लेने हैं वो तो माँ ही लेगी क्योंकि वो समझदार है। तो माँ को अपने जो भी प्रिकॉशन लेने हैं कि अपने इन दोनों से बाकी फैमिली मेंबर्स को ना जाए, इनका प्रायोरिटी होना चाहिए कि अगर ये पॉजिटिव हैं तो अपनी फैमिली से अलग रहें, और इनको वही प्रिकॉशन फॉलो करने हैं जो हम होम आइसोलेशन में एडवाइस करते हैं। दूसरा जो केस है जिसमें कि माँ या बच्चे में से अगर कोई एक हो, अब जाहिर है कि बच्चा छोटा है, उसको अकेले तो छोड़ नहीं सकते, ऐसे केस में हम रिकमेंड करते हैं कि माँ अपने छोटे बच्चे को अपने पास रख सकती है। अगर माँ पॉजिटिव है तो वो पूरे प्रिकॉशंस ले, जैसे कि मास्क पहन के, डबल मास्क पहन के, और हैंड अपने सैनिटेशन का ख्याल रख के, एक कमरा जिसमें कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो, और ये सब प्रिकॉशन लेके वो बच्चे को फीड भी कर सकती है और बच्चे के साथ में रह भी सकती है। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो। जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो हेलो। जी सवाल बोलिए सर अपना। डॉक्टर। हाँ, हम सुन रहे हैं आपको, आप कहिए आपका सवाल क्या है। अच्छा, कंसर्न डॉक्टर से ही बात? हाँ, मैं जी बोल रहा हूँ, बोलिए। जी। अच्छा सर, ये ऑक्सीजन लेवल के बारे में आपसे पूछा जी, कि रूम के अंदर, रूम वेंटिलेटेड है मेरा जी, तो उसमें सर मेरा ऑक्सीजन लेवल रहता है 90, 91 और 93 की रेंज में, 90 और 93 की रेंज में। ओके। और जब ओपन में चले जाऊं, जैसे गार्डन में चले जाएं, तो वहाँ 95, 96 चले जाता है। ओके। आपको कोई सिम्टम्स वगैरह, कोई ऐसी बात किसी भी तरह? सर अभी हफ्ता पहले थी, काफी दिक्कत थी मेरे को, हेडेक भी थी, स्टाइट सी काफी थी, और क्या आपने जब सिम्टम्स थे आपको आपने टेस्ट करवाया था कोई? जब आपको सिम्टम्स थे तो आपने कोई टेस्ट करवाया था? नहीं सर, एक्चुअली वाइफ मेरी पॉजिटिव थी, हाँ, तो समवट सिम्टम्स मेरे को भी आ गए थे, तो मैं भी कंसिडर कर रहा था कि मैं पॉजिटिव ही हूँ। ओके। देखिए ऐसा है कि अगर अगर आपका सैचुरेशन जो है ये अगर 90 to 95 में फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आपको ये समझना है कि जो हमारा टारगेट रहता है वो होता है कि रूम के अंदर या नॉर्मल कंडीशंस में हमारा जो सैचुरेशन है वो 95 से ऊपर आना चाहिए। कभी कभार हो सकता है कि उसमें माइल्ड सी फ्लक्चुएशन आए, बट दे शुड नॉट बी ए रूटीन।
तो ठीक। आई होप कि आप अपना सेचुरेशन जो है वो डिवाइस से सही तरीके से ले रहे हो। उसमें जरूरी है कि आप उसको बैठ के रेस्टिंग फेस में लें, अपना जी। डोमिनेंट हैंड की इंडेक्स फिंगर में लेके, उसके बाद में अलग अलग वक्त पे उनकी रीडिंग चेक करके आप उसका एवरेज निकालिए। कोशिश तो आपकी यही होनी चाहिए कि 95 से ऊपर है। अच्छा सर, मोस्टली रूम में पिछले 2-3 दिन से ही नोट कर रहा हूँ, रूम के अंदर मेरा 91 93 आता है। हालांकि रूम में 91 is something which we will not accept. 91 calls for a kind of a inquiry. लेकिन 94 95 अगर रहता है या इसके ऊपर भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे मैं चले जाता हूँ तो 96 97 रहता है। चलिए आप जैसे मैंने आपको कहा है कि सही तरीके से इसका एवरेज निकालिए, दोबारा से इसको एक बार कीजिए, चेक कीजिए इसको। कोशिश डॉक्टर साहब एक चीज और पूछनी थी आपसे जी। अब कोई टेस्ट होते हैं ऐसे जो आपकी एंटीबॉडी चेक करने पोस्ट कोविड टेस्ट होते हैं कोई ऐसे? देखिए टेस्ट हैं हमारे पास, एंटी स्पाइक एंटीबॉडी जो टेस्ट होते हैं बाहर के अवेलेबल हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी इनका जो कोरिलेशन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। हमने कई बार देखा है कि लोगों को कोविड होता है या उन्होंने वैक्सीन लिया होता है लेकिन लेवल नहीं आता, और वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। तो फिलहाल मैं अभी जो एंटीबॉडीज की जो टेस्टिंग की जो वैल्यूज हैं वो इतनी स्ट्रांग इंडिकेटर नहीं है कि आप ये कह सको कि अगर आपके पास ज़्यादा एंटीबॉडीज हैं तो आप इससे बचे हो या आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। ये जो कोरिलेशन है ये वीक कोरिलेशन है अभी, तो मुझे लगता नहीं है अभी हम इसको करवाने की अभी कोई जरूरत है। अच्छा तो अक्सर वैक्सीन की तो नहीं कोई जरूरत मेरे को 3 महीने या उससे ज्यादा कोई? नहीं, वैक्सीन आपने लगवाया है कि आप? नहीं मैं नहीं आपको लगवाना चाहिए वैक्सीन के लिए। तो आपकी अगर आप 18 से ऊपर हैं तो वैक्सीन इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड। सर देखिए वो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है और वो शायद वैक्सीन में अवेलेबल नहीं है 18 प्लस 30 45 की वो फिलहाल जो स्टॉक्स जो हैं वो नए आ रहे हैं, आप ट्राई करते रहिए। जैसे ही पोर्टल पे वो आपको स्लॉट मिलता है तो आप जरूर लगवाइए प्लीज। तो आप लगवा सकता हूँ मैं, हालांकि सर कोविड से अगर रिकवर किया है तो अगर रिकवरी के कम से कम 1 महीने का हम रिकमेंड करते हैं वेट करने का। आफ्टर 1 मंथ यू शुड गो फॉर वैक्सीनेशन। अच्छा 1 महीने का? जी ठीक है थैंक। तो बिल्कुल जैसे वैक्सीनेशन को लेकर भी इनके सवाल थे, और ऑक्सीमीटर की बात करते हैं हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि अंदर का अगर बात करते हैं जब रूम में रहते हैं तो इतना रहता है और आउटिंग में इतना रहता है, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि? नहीं, मोस्टली हमने ना एक चीज देखी है कि ऑक्सीमीटर के बारे में जो उसकी टेक्निक है वो बड़ी मैटर करती है। लोग हमने देखा है कि सही तरीके से नहीं करके पैनिक में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं एकदम, और वो जो फ्लक्चुएशंस हैं वो होती नहीं है एक्चुअली में, जस्ट बिकॉज कि वो सही तरीके से ली नहीं होती है। तो ऑक्सीमीटर का सही तरीके से यूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि ऑक्सीमीटर को रेस्टिंग, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बाहर से चक्कर लगा के आए, भाग के आए और एकदम लगा के देख लिया। रेस्टिंग फेस में बैठ के डोमिनेंट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे लगाइए। उसके ऊपर 2 तरह की रीडिंग्स आती हैं, एक आपकी आती है पल्स की, हार्ट रेट की, एक आती है आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन की, और एक ग्राफ चलता है उसमें। तो जब आपने फिंगर में लगाया उसको तो आप उस ग्राफ को पहले सेटल होने दीजिए, लेट द वैल्यू स्टे फॉर अ टाइम। उसके बाद में एक वैल्यू को मत लीजिए, छोटे छोटे वक्फे पे 2-3 वैल्यूज लेके उसका एवरेज निकालिए। और जो लोग उसको यूज करते हैं वो ख्याल रखें कि उनके लेडीज के नेल पॉलिश ना हो या मेहंदी ना हो या ऐसा कोई अपना कलरेशन ना हो। उसके बाद में एवरेज को लेके चलिए। अदरवाइज हमने देखा है कि लोग लेट के लेंगे या मतलब कहीं से चल के आएंगे तो उसमें फिर वो फ्लक्चुएशन जो है कई बार गलत आती है। जी से नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं जब भी आप ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं उसमें एक बॉडी का रिस्पॉन्स भी बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने कहा नेल पेंट लगा के ऑक्सीमीटर नहीं लगा सकते, सेंसर होता है उसमें, वो जो पाथ अगर उसका ब्लॉक रहेगा तो वैल्यू ठीक नहीं आएगी उसमें, तो वी हैव टू श्योर। जी से नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी सर, अपना सवाल बोलिए। हाँ जी, हाँ कहिए, क्या सवाल है आपका? सर मैं पिछले हफ्ते में पॉजिटिव आया है जी। हेलो। हाँ अभी कैसे हैं आप? हाँ हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं आपको, बोलिए। हाँ मैं तो पिछले हफ्ते में पॉजिटिव आया है, मुझे 10 दिन हो गए होम क्वारंटाइन। ठीक है, अब कैसे हैं आप? हाँ अभी कैसे हैं आप? नहीं आप डॉक्टर हो ना? हाँ हाँ सुन रहे हैं, मैंने कहा अब आपकी तबीयत कैसी है?
बिल्कुल ठीक है सर, मुझे 10 दिन में ना फीवर है, ना जुकाम है, ना कुछ है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुबारक हो आप। अब आपको 4 दिन और ऐसे ही रहना है हाँ और 4 दिन के बाद में आप अपनी होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल, और 4 दिन रहना है। और 4 दिन, और उसके बाद में आप आराम से अपनी जो आपका जो भी आपकी जो काम करते हैं वो करिए, कोई घबराने की बात नहीं है। खाने पीने का बस ख्याल रखिए। अच्छा जी, थैंक यू थैंक यू। तो बिल्कुल अब समय हो चुका है कि छोटे से ब्रेक का, तो जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। Good evening to all. On behalf of the Department of Health and Medical Education, Government of Jammu and Kashmir, this is today's daily media briefing on the emergent COVID situation in the UT. As of today, 17th May 2021, a total of 3,344 new positive cases have been reported since our last update yesterday, which includes 1,418 from Jammu Division and 1,926 from Kashmir Division. Moreover, 4,042 COVID patients have recovered. Also, 73 COVID deaths have been reported, which includes 54 from Jammu Division and 19 from Kashmir Division. Over the period of last 24 hours, a total of 34,637 COVID tests were conducted, which includes both RAT and RT-PCR. With regards to bed occupancy, against the availability of 5,400 level 1 and level 2 beds, 3,358 are occupied. With regards to oxygen availability, over the period of next 24 hours, a total of 1,16,773 cubic meters of oxygen shall be made available. As for the ongoing COVID vaccination drive, a total of 14,412 people were vaccinated today, which brings the total number of people cumulatively vaccinated till now in the whole UT to 28,26,646. In the 45 years and above age group, a total of 61.66% people have been vaccinated. Apart from this, all district and divisional level control rooms are functional round the clock. Teleconsultations are available on the eSanjeevani portal. Apart from this, live call-in program Cove Talk on Gulistan TV and Hello Doctor on DD Kashir is available for citizens to ask their COVID queries on, and 108 ambulance services are also available 24/7. Thank you. कोविड की दूसरी वेव से बचे। मेहरबानी करके इस बीमारी को समझने की कोशिश कीजिए। ये बीमारी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि मैं इस बीमारी का खामियाजा भुगत चुकी हूँ। लास्ट ईयर 2020 28 जुलाई मेरे हस्बैंड इसी बीमारी से एक्सपायर हो गए। इसी बीमारी की वजह से मुझे इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। लोग इस बीमारी को इतना ज़्यादा लाइटली ना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और ना ये मास्क यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पे भी गैदरिंग में मास्क यूज़ नहीं करते हैं। मैं सबसे यही इल्तिजा करती हूँ, सबसे पहले मास्क इस्तेमाल करिए, हैंड वॉश करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि ये इस बीमारी का कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से क्या होता है और इंसान कब कैसे इंसान के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, और इंसान मरने की कगार तक पहुँचता है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। कोविड की दूसरी वेव से बचे। हमने कोरोना में एक अपने परिवार का बहुत ही अमूल्य सदस्य खो दिया है, और इस दुख का सामना जो हम कर रहे हैं ऐसा किसी को भी ना करना पड़े। इसलिए मैं गुजारिश करूंगी सब भारतवासियों और जम्मू कश्मीर की जनता से कि सरकार की तरफ से जो भी कोरोना से बचने के नियम बनाए गए हैं उनका पूरी तरह पालन करें, और हमारी तरह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ना खो दें। इसलिए मास्क पहन कर रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, और बारी आने पर कोविड वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इसलिए जो भी सरकार ने कानून बनाए हैं उनका पालन करें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बिल्कुल जिस तरीके से सवाल पूछ रही थी, तो वहीं जहाँ पे कोविड शील्ड की बात करते हैं उसकी रिवाइज जो एडवाइजरी निकाली गई है, एक गैप पीरियड लगाया गया है, उसके बारे में बहुत से दर्शकों को अभी भी असमंजस है या पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। मैं चाहूंगी आप उस बारे में बताइए। बहुत ज़रूरी है समझना इस चीज़ को। हमें सुबह से काफ़ी सारे लोगों ने इसके लिए कॉल किया है। जी देखिए, ऐसा है
कि वैक्सीन के जैसे ट्रायल्स होते हैं उसमें वैक्सीन देने के बाद में भी कोई स्टडी चलती रहती है, फेज 4 ट्रायल्स होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में वैक्सीन कैसे काम कर रही है, जो उसकी इफेक्टिवनेस है, जो उसकी एफिकेसी है वो कैसी है एक्चुअल पॉपुलेशन में जब हम देते हैं। तो जाहिर है जब से हमने ये वैक्सीन का प्रोग्राम स्टार्ट किया है तब से कुछ लोगों ने इस पे काम किया, रिसर्च किया और उनकी जैसे हमें उनके डाटा मिलता गया उसके हिसाब से हमने वैक्सीन की जो डोजेस के बीच में जो वक्फा था उसको भी चेंज किया। जैसे आपको याद होगा पहले 4 हफ्ते था, फिर 4 से फिर 6 से 8 हफ्ते हुआ। अब रिसेंटली जो एडवाइजरी आई है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है जिसमें ये देखा गया कि अगर हम इस कोविशील्ड वैक्सीन की फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच का जो अंतराल है अगर हम उसको 12 हफ्ते तक ले जाते हैं तो जो इसकी जो इफेक्टिवनेस है वैक्सीन की वो बढ़कर 81% पहुंच जाती है, जो पहले 60s में रहती है कहीं। तो ये एक अच्छी बात है। तो अगर कोई भी ऐसे तरीके से अगर हम अपनी वैक्सीन की जो अपनी सेफ्टी है कोविड से वो बढ़ा पाए तो उसमें मुझे लगता है वेलकम करना चाहिए। तो फिलहाल जो भी कोविशील्ड के लोग हैं जिन्होंने ये वैक्सीन लेनी है उनकी पहली वैक्सीन के बाद में उनको कम से कम 12 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा, इंतराल 12 से लेकर 16 हफ्ते का। और जिन लोगों ने पहली डोज वो जो ले चुके हैं उनको सेकंड डोज के लिए दोबारा से कोविन पोर्टल पे जाकर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा सेकंड डोज के लिए। ये जरूरी है। अगर उन्होंने कोई पहले इसकी बुकिंग ली है 16 तारीख से पहले तो वो अभी भी 6 हफ्ते के गैप में वो ले सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने बुक नहीं किया हुआ तो उनको दोबारा से इसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। जी से नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो। तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि जिन्होंने पहले ले ली है वैक्सीनेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डोज अगर हो चुके, क्योंकि 45 से ज़्यादा जो उम्र वाले हैं उनके मोस्टली हम कहेंगे कि 2 डोज ले चुके हैं, लेकिन अब जो नए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उन्हें अगर दोबारा से सेकेंड डोज लेना है, अगर उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो वो दोबारा से जैसे आरोग्य सेतु ऐप है या जो गवर्नमेंट की ऐप है उस पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो सर वही नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही थी। नमस्कार जी, कहिए क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब जी बोलिए। मेरे जी वो पेसमेकर लगा हुआ तो मैं ले सकता हूँ वैक्सीन? क्या लगाया? क्या दोबारा बोलिए। मेरे को पेसमेकर लगा हुआ है। देखिए पेसमेकर कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है, आप वैक्सीन ले सकते हैं और आपको लेनी भी चाहिए, इसमें कोई ऐसी कंट्राइंडिकेशन नहीं है, इसमें कोई मनाही नहीं है। पेसमेकर का होना कोई मनाही नहीं है वैक्सीन के लिए, आप वैक्सीन ले सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट हुआ तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना मेडिकल? देखिए आप जो ऐसे जो कार्डियक मरीज होते हैं उनमें ऐसी कोई भी ऐसी कोई रोग नहीं देते हम, लेकिन अगर बेहतर रहेगा अगर जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं या आप जो आपके जिनसे आपने अपना ये कार्डियक का चेकअप करवाते हैं, डॉक्टर सुशील शर्मा साहब ने लगाया था जी। हाँ, तो कोई दवाई अगर जो है कई दवाइयां होती हैं जिसमें अगर वो ले रहे हो तो उस केस में हम मना करते हैं। दवाई ले रहा हूँ जी, नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार कुछ एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, कोई लोग ले रहे होते हैं, वो भी खास तरह के एंटीकोगुलेंट्स। उस केस में जो है पहले हमें देखना पड़ता है कि जो वैक्सीन का कोई नुकसान तो नहीं है, पर मामूली ऐसे जो ड्रग्स होते हैं और खासकर पेसमेकर में ऐसी कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है। तो मैं ले सकता हूँ? जी 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 जी। तो बिल्कुल जैसे इन्होंने भी कहा, बहुत ज़रूरी है, आप बार बार ये बताते भी हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोमोर्बिडिटीज़ है या आपने सर्जरीज करवाई है, कुछ भी है, तो आपको अपने कंसर्न डॉक्टर के साथ या फैमिली डॉक्टर या जहाँ से आप अपना इलाज करा रहे हैं उनसे एक बारी पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है, आशंका है या वैक्सीनेशन करवाने से पहले मुझे लोगों पे नहीं जो खुद से ही डॉक्टर बने होते हैं या आपको सजेस्ट करते हैं, सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि जिनसे आपने अपना इलाज करवाया है उनसे बातचीत करिए और फिर ही वैक्सीन। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि जब हम कोमोर्बिडिटी की बात करते हैं तो हम सबको याद है कि जो वैक्सीन का सेकंड फेज था उसमें गवर्नमेंट ने खुद ही 45 प्लस विद कोमॉर्बिड्स को फोकस किया था वैक्सीन के लिए। तो ये तो बड़ा जरूरी है कि कोमॉर्बिड जो होते हैं उनमें थोड़ा सा इम्यूनिटी का लेवल बाकियों से कम रहता है। इन लोगों को वैक्सीन की ज्यादा जरूरत है। इन लोगों को हम खुद रिकमेंड करते हैं कि आप वैक्सीन लगवाइए। कॉशन सिर्फ ये होता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ लोग एंटीकोगुलेंट्स पे, कुछ खास तरह के एंटीकोगुलेंट्स पे रहते हैं। कई लोग ऐसे जो हैं जिनको एलर्जी होती है वैक्सीन के किसी मतलब चीज से,
या उनको खाने से एलर्जी हो सकती है, किसी चीज से एलर्जी हो सकती है, ऐसे केस में हम ये रेकमेंड करते हैं कि वो अपने जिसको भी ऐसी बीमारी होगी वो पक्का किसी न किसी डॉक्टर के ताबन में रहेगा। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को चाहिए, यहाँ पे ऐसे अलर्ट साइंस रहते हैं कि वो अपने डॉक्टर्स की राय लेके ही वैक्सीन लगवाएं। अदरवाइज जनरली कोमॉर्बिड में डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है या इवन कैंसर्स भी हैं, इन सब में तो वैक्सीन का लेना ज्यादा जरूरी बन जाता है। जी। हेलो 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 जी सर। जी कहिए, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से हाँ बात करनी थी, जी सर। जी, मैं आप सुन रहे हैं, आपको बताइए। सर अगर यहाँ पे जैसे कोई नॉर्मल फ्लू होता है जी, नॉर्मल फ्लू और कोविड में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम? देखिए शुरुआती दिनों में तो नॉर्मल फ्लू के और कोविड के लक्षण बराबर भी हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि नॉर्मल जो फ्लू होता है उसके लक्षण जो होते हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, यानी कि वो 1 या 2-3 दिन में अपने आप कम हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। अगर आप दवाई लो तो भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन कोविड के लक्षण जो होते हैं वो वक्त के साथ में बढ़ सकते हैं, उनकी सिवियरिटी बढ़ सकती है, और उस केस में हमें फिर इसको टेस्ट करवाना जरूरी होता है। आज की में सर घर में थोड़ा सा फ्लू होता है, फिर हम दौड़ जाते हैं हॉस्पिटलों की तरफ। हाँ देखिए ऐसा है, ये अब आम दिनों में तो हम फ्लू को कभी इतना सीरियसली लेते नहीं है। जुकाम जो है, आम खांसी बुखार तो चलता रहता है, पूरे साल चलता रहता है। लेकिन आजकल के दिनों में क्योंकि ये कोविड का टाइम है और हम सेकेंड वेव से गुजर रहे हैं, इस वक्त में थोड़ा सा कॉशन हम ज्यादा लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको सस्पिशन से लेते हैं किसी भी खांसी बुखार जुकाम को। मेरी वाइफ को था सर 2-3 दिन पहले जी, हमने फिर रैपिड टेस्ट किया था, वो नेगेटिव आया सर। बस यही आपने सही किया कि आजकल के दिनों में जब हम सेकेंड वेव से गुजर रहे हैं, जब रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ज्यादा है क्योंकि वायरस काफी ज्यादा तरीके से फैल रहा है, तो अगर ऐसे लक्षण होते हैं तो टेस्ट को बताने दो कि ये फ्लू है कि नहीं है, टेस्ट करवा लीजिए, आप भी सेफ रहेंगे और आपके घर वाले भी सेफ रहेंगे। सर RT-PCR करने की जरूरत है अभी? देखिए अगर आपको सिम्टम्स हैं, अगर आपको खांसी बुखार जुकाम के सिम्टम्स हैं और अगर आप रैपिड टेस्ट करते हैं जो कि इसमें रिकमेंडेड है, तो रैपिड टेस्ट काफी लोगों में ये पकड़ लेता है, बड़े कम लोग होंगे जिसमें ये मिस करेगा। तो अगर आपको ये सिम्टम्स रहते हैं, आपने रैपिड टेस्ट करवाया, आप आज नेगेटिव आ गए, लेकिन मान लीजिए आपको 1-2 दिन और भी इसके लक्षण जो रहते हैं या बढ़ते हैं, उस केस में आप जो है RT-PCR आपको करवाना चाहिए। थैंक यू सर। वेलकम। सर वही मोस्ट अगर बात करते हैं जुकाम रहता है तो बहुत से लोग हैं जिनकी एक साइड नोज ब्लॉक हो जाती है, दूसरी साइड ब्लॉक होती है, उस केस में क्या करना चाहिए? वही बात आ गई। देखो पहली बात तो यह है कि हमें ये देखना है कि हमारा जो रिस्क है हम कितना ले रहे हैं। घर से बाहर अगर जाते हैं तो जाहिर है कि चांस है कि हम लोग लेके आ रहे होंगे जो भी इन्फेक्शन है। उसके बाद में दवाई से पहले बड़ी सारी चीजें हमारे पास, हम लोग स्टीम ले सकते हैं, हम लोग जो नॉन मेडिकल जो तरीके हैं अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह जो है, हमें वो भी साथ में फॉलो करने चाहिए। लेकिन हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि कब हमारे सिम्टम बिगड़ रहे हैं और हमने उसको इग्नोर नहीं करना, हमने डिनाई नहीं करना उसको, हमने डिले नहीं करना उसको, हमने इग्नोर नहीं करना उसको। अगर सिम्टम्स आपके जो हैं वो एक ऐसा ट्रेंड दिखाते हैं कि वो बढ़ रहे हैं या उनकी सिवियरिटी बढ़ रही है, तो उस केस में हमें घर नहीं बैठना, हमें टेस्टिंग करवानी है। टेस्ट आपको सेफगार्ड करेगा, आपको भी बचाएगा और आपके घर वालों को बचाएगा। अगर हम टेस्ट नहीं करवाते हैं, सिम्टम्स अगर कोविड के निकले, तो हम 4-5 दिन में अपने घर के सब लोगों को इन्फेक्ट कर देंगे। और यही हो रहा है कि डिनाइल में लोग रहते हैं और जब लक्षण आते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं ये तो फ्लू है, या उसको मानते नहीं है या डिले करते हैं उसको। इतनी देर में घरों में वो चीज सब बच्चों से लेकर बुजुर्गों में फैल जाती है। जी वही सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो हाँ कहिए, क्या सवाल है आपका? मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि कल हमें मदद में इंजेक्शन सेकंड डोज लगाया जी, तो फिर वो थोड़ा सा बदन दर्द और थोड़ा फीवर हो गया है। ठीक, देखिए ऐसा, हाँ ठीक है, दिखाना पड़ेगा? नहीं दिखाने की जरूरत नहीं है। देखिए कुछ लोगों में वैक्सीन की पहली डोज या दूसरी डोज लगाने के बाद में मामूली बुखार हो सकता है, बदन में दर्द हो सकती है, टीके वाली जगह पे दर्द हो सकती है, सिर में दर्द हो सकती है,
ये सब चीजें जो है ये एक्सेप्टेबल वैक्सीन के जो है ये सीक्वल होता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। बदन दर्द के लिए या बुखार के लिए आप उनको पैरासीटामोल की एक दवाई दे सकते हैं और आप जी हाँ उसको आप दे सकते हैं और 2 दिन से लेके 3 दिन के अंदर ये सिम्टम जो है बड़े आराम से कम होकर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसमें घबराने की चिंता बिल्कुल मत करिए आप। वेलकम। मोस्टली अगर किसी शख्स को सिम्टम ना हो, जैसे खांसी जुकाम बुखार ये ना हो, सिर्फ पूरी जो बॉडी है वो पेन करे या रेस्टलेसनेस उन्हें फील हो, उसमें क्या करना चाहिए सर? देखिए वो रेस्ट, पहले रेस्ट वैक्सीन के बाद में कई लोगों को बुखार आता है, फौरन ऑब्जर्व है अपना काम कर रहा है, धीरे धीरे 24 घंटे 48 घंटे या 72 घंटों के अंदर अपने आप ग्रेजुअली एक बेसलाइन पे आ जाता है। उस केस में आप इसको जल्दी करने के लिए थोड़ा सा अपना खाने पीने का ख्याल रखिए। छोटी मोटी जो ये बुखार के लिए बदन दर्द के लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं। उसके बाद में आप जो है जो थोड़ा फ्रूट्स जो है जो अपना हाइड्रेशन का ख्याल रख सकते हैं, उससे ये चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। किसी भी केस में हमने देखा नहीं है, एट द मोस्ट ऑफ केसेस में 72 आर मोस्ट एंड दीस थिंग्स गो डाउन। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो जी हेलो सर, जी कहिए क्या सवाल है आपका? सवाल है, हम 2-3 दिन हो गए हम पॉजिटिव आ गए जी। हाँ, हम आज टेस्ट किया भी पॉजिटिव आ गए। नहीं, आपने 3 दिन के बाद में टेस्ट क्यों करवाया? हाँ 3 दिन के बाद तो टेस्ट बनता नहीं है। आप अगर पॉजिटिव हैं तो आपको 10 दिन अपने घर में आइसोलेट कर, आप मैं समझता हूं कि आप अपने घर में मुझे 10 दिन 4 दिन हो गए, मुझे 4 दिन हो गए। तो 4 दिन के बाद में टेस्ट तो बनता नहीं है करवाना। हाँ आपको 10 दिन तक अपने घर में रहना है। क्या आपको कोई इस समय कोई दिक्कत है, कोई खांसी बुखार जुकाम या कोई और बदन दर्द में कोई चीज? अच्छा ओके सर। देखिए ये चीज हमें समझनी है। देखिए हम अपने रिसोर्सेज को हमें सेव करना है। टेस्टिंग जो है क्रूशियल चीज है जी। हम बार बार बताते हैं कि अब जब आप एक बार पॉजिटिव आ गए हैं तो उस टेस्ट को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रैट से पॉजिटिव आए हैं तो वो पॉजिटिव है, उसके लिए दोबारा से आरटीपीसीआर कराने की जरूरत नहीं है। और जब आप पॉजिटिव आ गए हैं तो आपको 10 दिन तक वेट करना है अपने आइसोलेशन से बाहर निकलने के लिए, और उसके बाद 4 दिन हम एडिशनल सेफ्टी रख देते हैं। इस 10 दिन के या 14 दिन के बाद में भी आपको दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है अगर आपको 3 दिन तक बुखार या बाकी सिम्टम्स नहीं आ रहे। ये चीज बड़ी जरूरी है समझने के लिए। तो होता क्या है कि कुछ लोगों में ये टेस्ट जो है नेगेटिव आने में वक्त लगता है। उनका जो गले से या नाक में जो वायरस रहता है वो बड़ी देर से निकलता है, तो वो टेस्ट जब पॉजिटिव आता है तो वो फिर से घबरा जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हमारा जो डिस्चार्ज का जो हमारा जो फैसला होता है वो क्लिनिकल जो सिम्टम के ऊपर बेस्ड है, ना कि टेस्टिंग के ऊपर। सर हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जैसे अगर इनकी ही बात करते हैं, एक बार पॉजिटिव आ गए फिर 3 दिन के बाद ये रैड के लिए जाते हैं, वहाँ और भी लोग आते हैं तो उन्हें भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा है, क्योंकि ये बिल्कुल यही रीजन हम वहां भी कहते हैं जब हम अगर पॉजिटिव हैं तो वैक्सीन हम मना करते हैं। एक तो ये कि वैक्सीन कभी भी एक्टिव स्टेज में नहीं लेनी चाहिए, दूसरा आप वहां जाके और किसी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जी। तो भाई नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो जी कहिए क्या सवाल है आपका? हाँ जी बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बोलिए। 70 इंग्लिश जो बंदे हैं, मतलब फादर हमारा 70 है, ओके 72 73 है, ठीक है। तो अलग रखें? वो पॉजिटिव आया क्या? 73 75 है, अलग रखें? नहीं, क्या वो पॉजिटिव आए हैं क्या? अच्छा ओके ठीक है। हाँ देखिए उसमें ऐसा है कि अगर आप या आपके घर का कोई और जो आपका सदस्य है, अगर वो रोजाना घर से बाहर निकलता है काम करने के लिए, ठीक है, तो घर में रहते हैं, तो वही देखिए अगर उनको किसी से रिस्क हो सकता है, किसी आदमी से जो कि रोज बाहर जाता है जिसका रिस्क ऑफ अपना इन्फेक्शन ज्यादा है, तो बेहतर रहेगा कि आप अपने बुजुर्गों को अलग से कमरा दे दीजिए
और ऐसे लोग जो घर से रोज बाहर जाते हैं उनको उनसे ना मिलने दीजिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितना देखिए कोई भी तरीका जो ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं जो बच्चे हैं उनका रिस्क ऑफ जो इन्फेक्शन कम कर सकता है वो वेलकम है, उसको कीजिए। जी जी बिल्कुल। इनके सवाल से मुझे ये भी सवाल आ रहा है, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे घर में बुजुर्ग है तो हमें क्या पहले, क्योंकि पहले ही बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि एक अलर्ट साइन है, बुजुर्ग है, हो सकता है जल्दी उन्हें इन्फेक्शन हो जाए। वही बच्चे भी छोटी उम्र के हैं, जैसे अगर फादर घर से बाहर निकलते हैं काम काज के लिए, शाम को आते हैं तो उन्हें डायरेक्ट बच्चों के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जब तक ये पैंडेमिक चल रहा है थोड़ा एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। बिल्कुल। तो जैसे बुजुर्ग हो गए, अगर किसी के घर में भी बुजुर्ग हैं तो हम ये बार बार कहते हैं कि एक तो पहले उनका वैक्सीन का कोर्स पूरा कीजिए। उनको 2 वैक्सीनें जितनी जल्दी आप लगा पाएंगे उतना ही वो कोविड की सेकेंड वेव से और थर्ड वेव से बच पाएंगे अगर आती है तो। दूसरा ये है कि अगर आपकी नौकरी ऐसी है या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपको घर से बाहर जाना है, जब कोई भी घर के लोग हैं, कुछ लोग जो बेशक कर्फ्यू लगा हुआ है लेकिन नौकरी के लिए, काम के लिए, मजबूरी के लिए कुछ घर से बाहर निकलते हैं, तो ऐसे लोग जाहिर है कि प्रिकॉशन लेते होंगे, हम मानते हैं। फिर भी रिस्क को कम करने के लिए ऐसे हमारे घर में जो भी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, कोमॉर्बिड हैं, उनसे सोशल डिस्टेंसिंग जो है घर के अंदर भी फॉलो कीजिए, ये बहुत जरूरी है। वही सर नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हाँ सुन रहे हैं आपको, बोलिए क्या सवाल है आपका? जी हमारा सवाल है कि हमने पेशेंट को किया था, कोविड वैक्सीन किया था। कब? एक महीने पहले, उसके बाद उसकी छाती खराब हुई है, उसको निमोनिया हुआ है जी। तब से पेशेंट बीमार जी। तो आपका सवाल है कि इसको वैक्सीन कब देनी है? आपका सवाल है कि इसको दूसरी वैक्सीन कब देनी है? अभी दूसरा वैक्सीन किया नहीं है। हाँ ठीक है, अभी नहीं देना आपने। अभी आपने उनका ये निमोनिया है उसको पूरी तरह से ठीक होने दीजिए। हाँ सर। और उसके बाद में 1 महीने का इंतजार कीजिए। उसके इसमें कम हो रहा है ना सर? जी हाँ, अभी आपको ध्यान देना है, अभी आपको ध्यान देना है कि आप उनको पहले पूरी तरह से ठीक होने दीजिए, उसके बाद 1 महीने का वक्फा देके फिर आप दूसरी वैक्सीन लगा सकते हैं। ठीक है ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप, जैसे आपने भी कहा, जब वायरस एक्टिव है किसी के शरीर में उस समय उसे वैक्सीनेशन नहीं लगानी चाहिए। किसी भी बीमारी में, किसी भी एक्टिव बीमारी में, डिजीज में वैक्सीन जो है वो नहीं लगानी चाहिए। हमें पहले वेट करना चाहिए, हम पूरी तरह से उस फेज से रिकवर हो जाएं। रिकवरी के बाद भी थोड़ा सा वेट अपना इंटरवल दीजिए, वक्फा दीजिए, फिर हमें वैक्सीन लगानी चाहिए, चाहे कोविड की हो या बाकी भी हो। जी सर नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी कहिए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, आई वांट टू टॉक टू डॉक्टर। या आई एम स्पीकिंग, यस प्लीज। हाँ जी आप बोलिए सवाल क्या, हम सुन रहे हैं आपको। सवाल ये है, मैं दोनों वैक्सीनेशन लग गए हैं मेरे जी जी। बट आई वांट अफ्रेड ऑफ ब्लैक फंगस। यू वांट व्हाट? ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस क्या होता है, ये सवाल है आपका? ये अभी टीवी। हाँ ठीक है, देखिए ऐसा है कि जी जी जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ब्लैक फंगस जो है ये एक फंगल इन्फेक्शन है, ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है। ये उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी किसी भी कारण से कम होती है, ठीक है। तो जैसे किसी को डायबिटीज है या किसी को कैंसर है या कोई लंबी स्टेरॉइड की दवाई ले रहा है या कोविड में कोई अगर स्टेरॉइड ले रहा है, तो ऐसे केसेस में जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनमें फंगल इन्फेक्शन बड़े कॉमन होते हैं। और ये फिलहाल जो है ये ब्लैक फंगस जो है जिसको हम मिकॉर माइकोसिस बोलते हैं, ये काफी सारे केसेस में देखा जा रहा है क्योंकि इन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है। ये तो के में बिल्कुल नहीं, बाहर तो बहुत है। देखिए अच्छा है कि नहीं है, लेकिन हमें एहतियात रखनी पड़ेगी। और जो डायबिटिक लोग हैं उनको अपनी शुगर का कंट्रोल करना चाहिए, उनकी जो शुगर का लेवल्स हैं वो ठीक रहने चाहिए, जरूरी है आज के दिनों में। जी मैं अपना वो टेस्ट भी कर रहा था बिफोर फर्स्ट वैक्सीनेशन, तब भी नेगेटिव आया था। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ठीक ओके ओके ओके, थैंक यू।
तो बिल्कुल ब्लैक फंगस की जहाँ बात करते हैं, बहुत सारे केसेस इसमें देखने को मिल रहे हैं, लोग उससे डर भी रहे हैं, लेकिन वहीं पे हम बात करते हैं जब भी कोई भी इस प्रकार की बीमारी आती है उसका इलाज वहाँ ज़रूर होता है, लेकिन उससे पहले वो बीमारी हम तक ना पहुँचे, हमें इसीलिए समय समय पे ये अलर्ट साइन मिलते हैं, या गवर्नमेंट अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, या डॉक्टर्स अगर कह रहे हैं कि आप खान पीन का ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लीजिए, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि पहले हम एहतियातों पर ध्यान दें। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम जो चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं वो हमें उसके लिए सारे जो भी रास्ते हैं वो अपनाने चाहिए, क्योंकि एक बार जब बीमारी हो जाती है तो वो सबके लिए मुश्किल है, मरीज के लिए दिक्कत है, डॉक्टर के लिए दिक्कत है, सिस्टम के लिए दिक्कत है। हम कोविड में देख रहे हैं कि एक आसान से 3-4 तरीके हैं जिनसे हम कोविड से बच सकते हैं। वो किसी एक बच्चे के लिए भी बड़ा आसान है करना। मास्क पहनना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 गज की दूरी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप बार बार हाथ धोने में कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए इनका वायलेशन करके, नॉन कंप्लायंस करके हमने कहाँ पहुंच गए हम। तो आज भी हमें ये समझना चाहिए कि जिनको कोविड हो चुका है कभी उनसे जाके पूछिए, कभी हॉस्पिटल में आके देखिए। अभी भी वक्त है कि हमें आगे ऐसी कोई वेव ना आए, उसके लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को रिलीजियसली स्ट्रिक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रैक्टिस में लेके आना है, ताकि हम इससे होने ना दें और आगे भी इसको जो है जो न्यू वेव्स के लिए हम पहले उसको रोक लें। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 डॉक्टर जी, कहिए क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो, कहिए क्या सवाल है आपका। डॉक्टर हाँ, सुन रहे हैं आपको, बोलिए। हेलो डॉक्टर से बात करनी है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं आपको। सर मेरी जी बोलिए। हेलो सर, आप अपनी टीवी का जो वॉल्यूम है सबसे पहले सर प्लीज आप वो कम कर दीजिए। ठीक है। हेलो मैडम जी आप बोलिए सर, बोलिए, क्या क्या सवाल है आपका, बोलिए। मेरा सवाल है ये कि आई एम लास्ट 5 ईयर हाँ जी। बट आई टेस्टेड रिपोर्ट 11 days 11 दिन पहले आप टेस्ट। my test is negative. ठीक है, My test comes negative. ठीक। Then I done the vaccine. ओके, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कोविड स्टेबल जो है हम बैन बैक टू सोशल वैक्सीन। समझ नहीं आया। हेलो जी, अपना सवाल सर पूछिए। आप सवाल ये करना चाहते हैं, आपने कोविड सवाल मेरा ये है कि मैं पिछले 5 महीने पिछले 5 साल का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं मतलब दूर ही रहना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे ठीक रहूंगा। आपको कोई बीमारी है क्या? आप क्या बोल रहे हैं, शुरू में दोबारा बोलिए एक बार। टेस्ट थोड़ा मेरा मतलब टेस्ट थोड़ा है, पूरा टेस्ट खराब है। चेस्ट खराब है? अच्छा, चेस्ट खराब है आपका। ओके, देखिए ऐसा है कि वैक्सीन तब लेनी चाहिए जब आप पूरी तरह से ठीक हो, आपको कोई बीमारी ना हो, कोई सिम्टम्स ना हो, उसके बाद ही आपको वैक्सीन लेना चाहिए। करवाई है तो अभी आप कौन सा वाला वैक्सीन करवाया है? हेलो, देखिए अभी वैसे भी अगर आपने एक वैक्सीन करवा लिया है तो दूसरा वैक्सीन का जो बीच में वक्फा है वो 12 हफ्ते का है। 12 हफ्ते, हाँ जी। तो 12 हफ्ते काफी होते हैं। आप अगर अभी बीमार हैं तो आराम से ठीक हो जाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो बहुत टाइम है आपके पास रिकवरी करने का, तो फिलहाल घबराने की बात नहीं है आपको। जी। तो बिल्कुल जिस तरीके से सवालों के जवाब जो है आप देते रहे, तो वही अब समय भी हो चुका है अलविदा लेने का। तो अब मुझे और सर को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात करेंगे और ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार। अरे ओ बंसी, तेरी और मेरी गाय